नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत गुजरात से। गुजरात चुनाव की तारीखों का अभी ऐलान हुआ नहीं है, लेकिन राजनीतिक पार्टी के नेताओं का शोर शराबा देखने को मिल रहा है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि चुनाव जो नज़दीक हैं और तमाम राजनीतिक पार्टी के नेता कोशिश ही यही कर रहे हैं कि कैसे भी करके अपनी पार्टी को बड़ी जीत दिलवा सके। हालांकि गुजरात चुनाव से पहले का जो माहौल है वो ये बता रहा है कि दो राजनीतिक पार्टियों के बीच टक्कर देखने को मिल रही है। एक है आम आदमी पार्टी और दूसरा है बीजेपी। आम आदमी पार्टी और बीजेपी, इन दोनों में से कौन सी राजनीतिक पार्टी को इस बार गुजरात की जनता सराखों पर बिठाएगी, एक सवाल रहेगा। लेकिन सवाल मैं स्मृति ईरानी को लेकर भी करना चाहूँगा, क्योंकि सवाल बनता भी है। जब चुनाव है और नेताओं का जिक्र हो रहा है तो स्मृति ईरानी का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। स्मृति ईरानी अब एक्टिव हो चुकी हैं क्योंकि ज़रूरत पड़ रही है। तब एक्टिव नहीं होती हैं जब देश के मुद्दे पर चर्चा हो रही होती है, या तब बात नहीं करती हैं क्योंकि शायद वो समझती नहीं है कि उन मुद्दों पर बात किया जाए, क्योंकि ये तो जनता से जुड़े मुद्दे होते हैं। मुद्दे तो उनके लिए वही होते हैं जो बीजेपी से जुड़े हुए थे। इतना भेदभाव क्यों? और स्मृति ईरानी ये कहती हैं कि पीएम मोदी जी की माता जी का अपमान कर दिया। गुजरात में आम आदमी पार्टी के जो प्रमुख हैं गोपाल इटालिया, उन्होंने पीएम मोदी की माता जी को लेकर कुछ शब्द कहे थे। हालांकि अगर बात करें तो वो ठीक नहीं थे, माफ़ी उन्होंने मांगी थी। उन्होंने कहा था कि उनके कहने का मतलब था ही नहीं वो, जिसको बीजेपी ने निकाल लिया। लेकिन स्मृति ईरानी कह रही हैं कि दिल्ली से आम आदमी पार्टी यही सब तो करने आई है, दिल्ली से यही सब कर रही है। भाई, आपने कैसे पीएम मोदी की माता जी का अपमान कर दिया। अच्छा, पीएम मोदी जी की माता जी का अपमान हो गया, उस पर ये बहुत ज़्यादा मतलब कह रहे हैं कि बवाल मचा दिया। महिला मोर्चा भी हम देख रहे हैं कि खड़ा हो गया है। लेकिन ये महिला मोर्चा उस वक्त कहाँ चला जाता है जब अंकिता भंडारी जैसा केस होता है, हाथरस जैसी घटना घटती है, उत्तर प्रदेश में दलित बच्चियों के साथ बहुत कुछ हो जाता है, या और तमाम ऐसे मुद्दे जो महिलाओं के लेकर उठते हैं, तब तो नहीं आता ये महिला मोर्चा, या तब तो स्मृति ईरानी ट्वीट नहीं करती। हाँ, इंस्टाग्राम पर अपनी एक तस्वीर डाल देती हैं जो कि रसोई की होती है। ज़रा बताइए कि मैं अपने रसोई में यानी कि किचन में क्या पका रही हूँ। यानी कि वो सोचती हैं कि जनता के पास इतना खाली वक्त है कि वो कमेंट करके या आपको बताएंगे कि आप खाली किचन में क्या बना रही हैं या क्या पका रही हैं, क्योंकि जनता के मुद्दों को तो वो उठाती नहीं है। ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर बात कर रहे हैं, और बात करना ज़रूरी भी बनता है। हमारे सहयोगी से जानने की कोशिश करेंगे कि जो मुद्दे स्मृति ईरानी उठाती हैं उनमें भेदभाव क्यों देखती हैं। आशिफ सर हमारे साथ जुड़े। आशिफ सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा सवाल ये रहेगा, जनता के मुद्दे को मुद्दों नहीं समझती हैं, और जहां बात बीजेपी से जुड़ जाती है उसको तो वो बहुत बड़ा मुद्दा बना लेती हैं। बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करना, हो हल्ला करना, सड़कों पर प्रदर्शन करना स्मृति ईरानी का। जी शुक्रिया। देखिए, जिस मुद्दे की आप बात कर रहे हैं ये बीजेपी के मैनिफेस्टो में ही नहीं है, और नहीं उनकी मंशा रही है कि कभी जो बुनियादी मुद्दे हैं उस पर बातचीत करें, रोजगार, युवाओं के, महिलाओं की बात करें। ये बीजेपी के मुद्दों से, उनके मैनिफेस्टो से ही अलग है। उनका मैनिफेस्टो ज़्यादातर कंट्रोवर्सी रहा है, हिंदू मुस्लिम, धारा 370 और या फिर राम मंदिर का जिक्र कर लें। और जब भी आप उन पे मुद्दों की बात करेंगे तो आपको ऐसी बहियात जवाब देखने को और सुनने को मिलेगा जिसमें खुद हम सब शर्मसार हो जाते हैं। आपने जब जो है नुपुर शर्मा की जिक्र हुई तब भी हम शर्मसार हुए। जब अमेरिका जाती हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, तब भी हम शर्मसार होते हैं। अब देखिए कि वो वित्त मंत्री हैं, एक मतलब इतनी बड़ी पोस्ट पे होकर उन्हें पता नहीं है कि कौन प्याज खाता है। तो चलिए, उस टाइम जनता ने माफ़ कर दिया कि ठीक है भाई, बता दिया आपने। लेकिन जब आपसे हिसाब किताब किया जाता है, वहाँ के देश की इंटरनेशनल मीडिया आपसे पूछ रही है, आप कहते हैं कि बताइए डॉलर मजबूत हो रहा है भारत। भाई, कांग्रेस के टाइम में देखिए मोदी जी के कितने बयान हैं, उनको देख के कम से कम अपने आप को तो आंक लेते कि भाई क्या। तो देखिए, जिस मुद्दे की आप राहुल सर बात कर रहे हैं ना, उस मुद्दे पे बीजेपी कभी कर ही नहीं सकती। अगर वो जिस दिन कर लेगी, मुझे नहीं लगता कि शर्म से जो है वो मुंह को उठा भी सकती है। तो स्मृति ईरानी चाहे वो निर्मला सीतारमण जी हो, ये सब सिर्फ दिन काट रही हैं। मुझे पता है कि 2024 में इन लोगों का सफाया सुपरा साफ होने वाला। यही वजह है कि ये बौखलाहट में इस तरह के बयान आ रहे हैं, और जनता आज न कल जरूर देगी। हालांकि जनता के बीच में दहशत फैला रहे हैं ताकि लोग आवाज़ ही ना उठा पाए, लेकिन कब तक आप दबाएंगे, तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। तो वही वाली बात हो गई कि भाई आपके मुद्दे हो गए, हमारे मुद्दे का कोई मतलब ही नहीं है। आशिफ सर, एक और सवाल, स्मृति ईरानी के गुजरात में एंट्री से कितना प्रभाव पड़ेगा?
देखिए, स्मृति ईरानी का मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि दिल्ली में आपने देखा कि किस तरीके से जब केजरीवाल मनीष सिसोदिया पे जब सीबीआई के शिकंजा कसा जा रहा था, तब भी जो है हमलावर स्मृति ईरानी ने बहुत कोशिशें की, और जब उनकी थू बहुत जगह हुई, उनका झूठ का पर्दाफाश हुआ, तभी वो आकर थोड़ा सा अपनी इज्जत को बचाने की कोशिश की, लेकिन उनका इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। और ये चीज़ बीजेपी भी जान रही है, इसीलिए उनके स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नहीं, इसीलिए मोदी जी को खुद ही जाना पड़ रहा, अमित शाह जी को जाना पड़ रहा है। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई फ़र्क पड़ने वाला। अगर जाएंगे तो ज़्यादा मुझे लगता है आम आदमी पार्टी को ही फायदा होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो लेवल है उस लेवल की मुझे नहीं लग रहा कि स्मृति ईरानी है जो ज़्यादा फर्क डाल सकते हैं। ज़्यादा फर्क डाल सकती हैं, ये देखने वाली बात रहेगी कि स्मृति ईरानी की एंट्री से कितना बड़ा फर्क पड़ेगा। ऋतिक हमारे साथ जुड़े। ऋतिक, गुजरात का माहौल क्या लग रहा है, कितनी सीटें निकाल रही है आम आदमी पार्टी? देखिए, गुजरात में जो है माहौल, जो चुनावी माहौल चल रहा है, वो सिर्फ बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच है। कांग्रेस में इसमें कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। अध्यक्ष बन चुके हैं, लेकिन कुछ खासा नज़र नहीं आएगा, क्योंकि कांग्रेस का जो इतिहास रहा है वो बहुत पुराना रहा है और इसमें परिवारवाद की जो राजनीति हुई वो सामने आएगी। लेकिन आपने कहा कि आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें आएंगी, तो आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कम समय में एक राष्ट्रीय पार्टी बनी है, और राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद उसने जो कमान संभाली अपने राज्यों में वो काफ़ी बेहतर रही है। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी जो है वो बड़े पैमाने पर वहाँ अपनी पार्टी बनाने जा रही है। कितनी सीटें लाएगी, मुझे लगता है इस बार बीजेपी का सफाया होगा और आम आदमी पार्टी अपने मुद्दों और दिल्ली मॉडल को लेकर वहाँ काम करने वाली है। तो ये ज़रूर देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार कई मुद्दों पर चर्चा कर रही है और उनके मुद्दे जो है बहुत हद तक प्रभाव पड़ते नजर आ रहे हैं। एक आखिरी सवाल मैं अपने सहयोगी आमिर सर से करना चाहूँगा। और आमिर सर, हमेशा से आपने देखा होगा कि हर मुद्दों पर बहुत बारीकी से अपनी बात रखते हैं और काफ़ी चीज़ों पर वो रिसर्च भी करते हैं, न्यूज़ बकाता अपना टाइम निकाल कर देखते हैं। आसिफ सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आमिर सर, सर मेरा सवाल ये रहेगा कि गुजरात में दो पार्टियों के बीच हम टक्कर तो देख रहे हैं, लेकिन महिला वोटर्स को आप किस हिसाब से देख रहे हैं कि जो एंड टाइम पर कार्ड खेल दिया अरविंद केजरीवाल ने, हर महीने महिलाओं के खाते में 2000, क्या महिला वोटर बट पाएगा? देखिए, ये सेम स्ट्रेटजी उत्तर प्रदेश चुनाव में प्रियंका गांधी ने भी किया था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। तो महिला वोटर्स क्या होती हैं कि वो घर की जो गृहिणी होती हैं, अगर वो जो घर के काम काज जितने भी सारे हो गए और बहुत सारे जो लोग होते हैं घर के, चाहे वो छोटे मेंबर हो या फिर घर के बड़े मेंबर हो, तो वो घर की महिलाओं का बहुत एक तरह से वो भी सोचते हैं कि अगर सरकार उनके बारे में सोच रही है, अगर वो अरविंद केजरीवाल दिल्ली की तरह अगर वो गुजरात में मॉडल लॉन्च करते हैं, जैसे कि बस में महिलाओं को फ्री और 200 यूनिट बिजली फ्री, तो ये सारी चीज़ें वहाँ के लोगों को काफ़ी लुभा रही हैं। ये मैंने देखा है। तो मुझे ये लगता है कि शायद ये कहीं ना कहीं बीजेपी पे चोट करेगा, महिला वोटर्स को रिभाना ये बीजेपी को चोट करेगा। और अभी मैंने कुछ दिन पहले ये भी देखा था कि अभी पीएम मोदी जी कह रहे थे कि ये फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं, केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं, और अभी सेम वो प्रचार कर रहे हैं कि हम भी आपको इतनी यूनिट बिजली फ्री देंगे गुजरात में। वो कहीं पर एक होर्डिंग लगा हुआ था। आमिर सर, आप एक खुद युवा हैं और युवा का फोकस गुजरात में कैसा देख रहे हैं आप कि किसकी तरफ ज़्यादा नज़र आ रहा है? हालांकि पीएम मोदी की एंट्री से माहौल तो काफ़ी बदला है। देखिए, मैं युवा हूं और इस देश के ज़्यादातर जो एक पॉपुलेशन, एक बड़ा वर्ग है वो युवा है। तो हमारी सरकार जो है युवाओं पे कभी ध्यान नहीं देती। अभी कुछ दिन पहले आप जो यूपी में एक एग्ज़ाम हुआ था, आप वहाँ देख लो, स्टूडेंट भेड़ बकरी की तरह गए थे, ठीक है। तो सरकार उनके लिए क्या की, कोई व्यवस्था नहीं की। तो मैं एज ए यंगस्टर, एज ए देश का युवा यही सोचता हूँ कि उसी को वोट करो जो आपके लिए सोचे, और हमेशा परिवर्तन करते रहना चाहिए। 27 साल से अगर बीजेपी है तो 5 साल आप किसी और को देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो शायद पूरी लाइफ टाइम के लिए सरकार बना के बैठ जाएंगे। तो 5 साल आपके लिए कुछ मायने नहीं रखता, आप बदलें। हो सकता हो कि शायद गुजरात बदलेगा तो देश भी बदले। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर सर आपका। और आमिर सर ने एक चीज़ बताइए कि आप जाति को देखिए मत, धर्म को मत देखिए, आप विशेष समुदाय को मत देखिए, आप देखिए रोजगार कौन सी पार्टी दे रही है, शिक्षा को लेकर काम कौन सी पार्टी कर रही है, और या अगर बात करें स्वास्थ्य सेक्टर को लेकर कौन सी पार्टी काम कर रही है। ये मुद्दे जमीनी स्तर से जुड़े मुद्दे हैं, आम लोगों के मुद्दे होते हैं, गरीबों के मुद्दे होते हैं। और अगर इन मुद्दों पर देखकर मेरे हिसाब से वोट करती है गुजरात की जनता, तो शायद आम आदमी पार्टी इस बार बहुत बड़ी सीट गुजरात में लाती नजर आएगी। तो आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी और तमाम राजनीतिक खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। नमस्कार।